अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक दफा रीड कर लूं पहले। अब क्वेश्चन 3 क्या कहता है? यूजिंग द डेटा इन टेबल 1.1 कैलकुलेट द सीजनल वेरिएशन फॉर 2022 क्वार्टर टू। ठीक है भाई, सीजनल वेरिएशंस की कुछ कैलकुलेशंस आई हैं। याद आ रहा है सीजनल वेरिएशंस? सेल्स फोरकास्ट हमने पढ़ा था, एंड देयर आर टू मेन वेज ऑफ फोरकास्टिंग सेल्स। देयर आर टू मेन अप्रोचेस इफ यू रिमेंबर। एक को कहते थे हम, एक को हम कहते थे क्वांटिटेटिव सेल्स फोरकास्टिंग, और एक को हम कहते थे क्वालिटेटिव सेल्स फोरकास्टिंग। क्वांटिटेटिव सेल्स फोरकास्टिंग के अंदर क्या होता था? क्वांटिटेटिव सेल्स फोरकास्टिंग के अंदर हमारे पास दो मेन टेक्निक्स थी। एक थी कोरिलेशन, और सेकंड जो अप्रोच हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी टाइम सीरीज एनालिसिस। याद होना चाहिए। टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर फिर दो अप्रोचेस होती थी, एक्स्ट्रापोलेशन एंड मूविंग एवरेजेस, इफ यू रिमेंबर। और उस मूविंग एवरेजेस के अंदर तो हमने काफी सारी कहानियां की थी। हमने उसमें 4 पॉइंट मूविंग एवरेज निकालना सीखा था। फिर उसके बाद हमने उसको फर्दर एवरेज करके ट्रेंड वैल्यूज निकालना सीखा था। और फिर एक्चुअल सेल्स माइनस ट्रेंड वैल्यू करते थे तो सीजनल वेरिएशन आता था। और फिर सीजनल वेरिएशंस को हम जब एवरेज आउट करते थे तो हमारे पास एवरेज सीजनल वेरिएशन आता था। और फिर हम क्या करते थे? हमने ग्राफ पे प्लॉटिंग सीखी थी। ग्राफ में हम एक्चुअल सेल्स भी प्लॉट करते थे, जो हमारी एक अजीब वो फ्लक्चुएटिंग सी लाइन बनती थी, अगर याद आ रहा हो। वो एक्चुअल सेल्स भी हमने प्लॉट करना सीखी थी। फिर वो एक ट्रेंड लाइन हमने बनाना सीखी थी उसमें, चैप्टर 21 में। वो जो ट्रेंड लाइन बनाते थे, if you remember, we connected the first and the last point, and then we stretched it. We extrapolated that trend line in order to forecast sales for whatever particular quarter I'm planning to forecast. यानी कि हम वो ट्रेंड लाइन बनाते थे, ट्रेंड लाइन को हम एक्स्ट्रापोलेट करते थे, और एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद हमने सेल्स फोरकास्ट करना सीखा था, जिसमें हम ट्रेंड वैल्यूज को एवरेज सीजनल वेरिएशन से एडजस्ट करते थे। आई नो दिस इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉब्ली, लेकिन ये टेक्निक आई थिंक याद आएगी। टाइम सीरीज एनालिसिस हमने किया था, जिसके अंदर ये सारी हमने वर्किंग्स भी की थी चैप्टर 21 में। ठीक है। और क्वालिटेटिव सेल्स फोरकास्टिंग में कितनी टेक्निक्स थी बताओ, याद दिलाओ। चलो अब तुम लोग बताओ मुझे। क्वालिटेटिव सेल्स फोरकास्टिंग में कौन कौन सी अप्रोचेस, 4 अप्रोचेस पड़ी थी। कौन कौन सी अप्रोचेस पड़ी थी क्वालिटेटिव सेल्स फोरकास्टिंग में? हमने, बताओ। यू नीड टू नो नाउ। क्वालिटेटिव में हमने 4 पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी डेल्फी मेथड। गुड। डेल्फी मेथड क्या था? डेल्फी मेथड होता था कि जब मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस लेता था, आई ट्राई टू टेक द ओपिनियंस ऑफ द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, दैट व्हाट डू दे थिंक अबाउट द इंडस्ट्री ट्रेंड्स, द इंडस्ट्री एवरेजेस। because if I get an understanding of what the industry experts think, then I can probably start to think about कि ओवरऑल सेल्स का ग्राफ अगले आने वाले सालों में कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा। इन गुड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को देखते थे, उसको कहते थे डेल्फी मेथड। एक आपने टेक्निक पढ़ी थी सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट। गुड। सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट में ये था कि जहां पे हम अपने सेल्स स्टाफ का ओपिनियन लेते थे, दैट व्हाट डू दे थिंक, कि उनके जो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शंस होते हैं, या जो वो फाइनल कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो व्हाट डू सेल्स पीपल थिंक, व्हाट डू सेल्स स्टाफ फील about the sales forecast. They might not be very experienced, they might not be very skilled, but they might be interacting with the final customer directly. So शायद उनको वो बातें पता होंगी जो शायद सीनियर मैनेजमेंट को भी ना पता हो, जिसको कहते थे हम अच्छे वर्ड्स में सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट। गुड। फिर एक चीज पढ़ी थी कंज्यूमर सर्वेज। कंज्यूमर सर्वेज एक हो गया डेल्फी। एक फिर आपने पढ़ा था सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट। फिर एक आपने पढ़ा था कंज्यूमर सर्वे। कंज्यूमर सर्वे तो वही बेसिक हमारा जो मार्केट रिसर्च हम करते थे, जहाँ पे हम कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करते थे, प्रॉबेबली उनसे क्वेश्चनर्स फिल कराते थे, उनके इंटरव्यूज हम लेते थे, सो वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट what the customers what the customers are thinking about our product. Are they actually satisfied from our product? Are they actually satisfied from our services? Because अगर consumer survey के results positive आते हैं, तो this might indicate कि आगे मेरी फिर सेल्स अच्छी होंगी। और अगर कंज्यूमर सर्वे का रिजल्ट ऑफ आता है, कोई डिससेटिस्फैक्शन वाला रेशो आता है कि कस्टमर्स इतना सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर शायद इससे इंडिकेशन ही मिलेगा कि आगे आने वाले टाइम में आपकी सेल्स भी कम होंगी।
ठीक है। और फोर्थ अप्रोच गुड जो पड़ी थी, वो पड़ी थी ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट्स। और ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट्स में क्या था? ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट्स में मैं इंटरनल बिजनेस एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करता था, अपने बाकी के जो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं, जो हमारे सीनियर हेड्स हैं बाकी एरियाज के, उन अपने ही इंटरनल कंपनी सीनियर मैनेजर्स को, सीनियर डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व करके आई टेक देयर ओपिनियंस दैट व्हाट डू दे थिंक अबाउट द इंडस्ट्री एंड सेल्स। उसको कहते थे ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट्स। और हमने इसमें ये पढ़ा था कि कोई भी एक अप्रोच सेल्स फोरकास्टिंग के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। We should actually collectively use the quantitative sales forecasting techniques and the qualitative sales forecasting techniques if we really want to make good decisions. क्योंकि सेल्स फोरकास्ट करना मार्केटिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है उसका काम होता है कि वो आगे आने वाले टाइम की सेल्स को फोरकास्ट करे, ताकि फिर बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपनी प्लानिंग उसके हिसाब से स्टार्ट कर सकें। लेट्स से if the marketing department of खाड़ी forecasts sales, तो वो खाड़ी की जो फोरकास्ट सेल्स होंगी, वो एक्चुअल सेल्स फोरकास्ट करना मार्केटिंग का काम है, लेकिन वो डेटा जो खाड़ी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कलेक्ट किया होगा, वो डेटा फिर बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स यूज करते हैं। एचआर डिपार्टमेंट ऑफ खाड़ी विल ऑल्सो वांट दैट डेटा, द ऑपरेशंस, द फाइनेंस, एवरी अदर डिपार्टमेंट विल नीड दैट डेटा, बिकॉज सेल्स फोरकास्टिंग से बाकी की सारी की प्लानिंग्स जो होती हैं, बाकी जो एम्प्लॉयज की प्लानिंग होती है, प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, इन्वेंट्री की प्लानिंग होती है, जो वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो फोरकास्ट वगैरह बनते हैं, वो जाहिर है सब सेल्स फोरकास्ट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। अगर सेल्स हमारी फोरकास्ट ये दिखा रही है कि ओवरऑल खाड़ी, अगर अगर खाड़ी को अपना सेल्स फोरकास्ट का डेटा ये दिखा रहा है कि अब सेल्स बढ़ रही हैं और ट्रेंड अच्छा है, पॉजिटिव ट्रेंड है, तो शायद फिर उनको एचआर डिपार्टमेंट को भी उसके हिसाब से एम्प्लॉय की प्लानिंग, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स देना, उसके हिसाब से फिर ट्रेनिंग्स बढ़ेंगी, शायद उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का एरिया चेंज होगा। सो बेसिकली इफ द सेल्स आर शोइंग अ पॉजिटिव ट्रेंड फॉर खाड़ी, देन द एचआर वुड आल्सो वांट टू मेक श्योर दैट अगर हमें वो सेल्स फोरकास्ट को मीट करना है, तो उसके लिए जो एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हम फिर फुलफिल कर सकें। इसी तरह से जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, चलो मुझे बताओ, हाउ वुड द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ऑफ खाड़ी, in what areas the operations department of Khadi will want to use the sales forecasting data prepared by the marketing department? Why would the operations department want to use this data? operations department क्यों खाड़ी का डेटा चाहिए होगा ऑपरेशंस को, सेल्स फोरकास्ट का डेटा? Examples, why, in what areas, in what decisions? खाड़ी का ऑपरेशंस डिपार्टमेंट क्यों मांगेगा, बताओ ना। खाड़ी का ऑपरेशंस डिपार्टमेंट सेल्स फोरकास्ट का डेटा क्यों देखना चाहेगा? पर गुड, तुक्के लगाओ, गलत बोलो, मसला थोड़ी है। परचेजिंग डिसीजंस, क्योंकि जब आपको पता होगा कि सेल्स कितनी है, तो उसके हिसाब से आपको स्टॉक परचेज करना होगा, रॉ मटेरियल उसके हिसाब से खरीदना होगा, इन्वेंट्री कब ज्यादा रखनी है, कब कम करनी है। कैपेसिटी का एक चैप्टर पढ़ा था, कैपेसिटी शायद उसके हिसाब से हमें बढ़ानी हो। अगर सेल्स बहुत बढ़ रही है और इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो शायद आउटसोर्सिंग के अरेंजमेंट्स आपको करवाने हो। फिर उसके अलावा अगर कोई बहुत ज्यादा स्पीड में सेल्स बढ़ रही है, तो क्या लेबर से कैपिटल इंटेंसिव हो जाने का सीन है, क्या मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करने की जरूरत है ना। कैपेसिटी का पॉइंट हो गया, गुड, समझ आ गया। यानी कि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट भी सेल्स फोरकास्ट का डेटा देखना चाहेगा। और सिमिलरली फाइनेंस डिपार्टमेंट विल आल्सो वांट, यू नाउ टेल मी, अब तुम लोगों का टेस्ट है, मैं चाहता हूँ सब जवाब दो, कि व्हाई वुड द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ खाड़ी वांट टू see this sales forecasting ka data? Why the finance department in general, why the finance department will want to see the sales forecasting data prepared by the marketing department? Why फाइनेंस क्यों देखना चाहेगा कि सेल्स फोरकास्ट का डेटा? बजट्स, गुड, बजट्स फाइनलाइज करने होते हैं। बजट्स पढ़ा था एएस के अंदर हमने एक, जब बजट्स आपको बनाने होते हैं तो उसमें आपको सेल्स लिखनी होती हैं, तो वो सेल्स आपको सेल्स फोरकास्टिंग से मिलेंगी। इसके अलावा अगर कोई इनकम स्टेटमेंट फोरकास्ट बना रहे होते हैं,
कोई बिजनेस प्लान बना रहे होते हैं, उसमें जो फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट फोरकास्टिंग होती है, कैश फ्लो फोरकास्टिंग होती है, क्योंकि कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज भी ज़ाहिर है मेरे सेल्स फोरकास्टिंग के साथ बहुत कनेक्टेड होंगे। सेल्स अगर ज़्यादा हो रही हैं तो शायद कैश इनफ्लोज बढ़ेंगे, उससे मेरी कैश फ्लो फोरकास्ट की वैल्यू चेंज होगी। फिर कोई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी चेंज होगी, क्योंकि अगर सेल्स का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो खाड़ी को इस बात को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ज़ाहिर है जब इन्वेंट्री ज़्यादा खरीदेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, स्टॉक ज़्यादा आएगा, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होंगी। तो फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर भी यूनिट 5 या फाइनेंस वाले को प्लान करना पड़ेगा। समझ आए? रेशोज, कंपैरिजंस भी करते हैं। बस खैर वैसे बहुत हो गया, लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो सारा सेल्स फोरकास्टिंग हमने पढ़ा था, वो सेल्स फोरकास्टिंग देयर आर टू मेन अप्रोचेस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। एंड मैं इतना ज्यादा ड्रिल डाउन इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें एक दफा याद आ जाए कि सेल्स फोरकास्टिंग इटसेल्फ एज अ चैप्टर भी हमें ये पता, एज अ टॉपिक भी हमें पता होना चाहिए, लेकिन हाउ द सेल्स फोरकास्टिंग इज एक्चुअली यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस WP। और इसमें जो है वो रेवेन्यू क्या दिया हुआ है? Sales of WP's products are highly seasonal. Table 1.1 shows data produced by the marketing manager. He thinks every functional area of the business will find sales forecast useful in planning for the future. और हमारे पास ये सेल्स फोरकास्ट का डेटा गिवन है 2019, 2020, 2021, 22 एंड 23। एंड क्या डेटा दिया हुआ है हमें देखो, रेवेन्यू, जिसमें से ये जो स्टार्स हैं, ये स्टार्स वाला इस फोरकास्ट, ट्रेंड दिया हुआ है, खुद ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है सब, सीजनल वेरिएशन भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है और एवरेज सीजनल वेरिएशन भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। सिर्फ देयर आर टू मिसिंग फिगर्स ऑफ एक्स एंड वाई। और अब अगर हम देखें 20 कितने साल का हो गया, 1 2 3, तकरीबन पिछले 3.5 साल का डेटा गिवन है हमारे पास। WP को यूं समझो कि ये जो रोना है, रोना है ना, ये रोना लूपा, ये रोना लूपा भी तो अपने सेल्स फोरकास्टिंग के इस टेबल को देखती होगी ना। रोना लूपा भी चेक करती होगी कि यार क्या सीन है ओवरऑल पिछले 3 साढ़े 3 साल में, क्योंकि अब 23 में आ चुके हैं, हमने बिजनेस 2015 में स्टार्ट किया था। तो वैसे जरा डेटा स्टडी करो, 4 क्वार्टर्स है ना, Q1, Q2, Q3, Q4। विच क्वार्टर इज द मोस्ट हैवीएस्ट? Q1 2 3 4। कौन सा क्वार्टर में सेल सबसे ज्यादा रही है हमारी? Q1 हैवी लग रहा है ना सबसे। Q1 सबसे हैवी है, फिर उससे लाइट Q2 है, फिर उससे लाइट, मतलब 2 और 4 तो बराबर है, 3 लाइट है, यानी कि 1 इज द हैवीएस्ट। फिर 2021 में जाता हूँ तो अगेन 1 जो है वो, Q1 हमेशा भारी चल रहा है ना सीन, इसमें भी चेक करूंगा तो Q1 अगेन बहुत हैवी है। लाइक सिंस लास्ट 3 years द सेल्स इन Q1 आर वेरी हाई एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स। और इसका मतलब ये है कि जब Q1 की हम प्लानिंग कर रहे हो कभी भी एग्जाम में या एक्चुअल बिजनेस में, तो जब भी हम एक्चुअल Q1 की प्लानिंग कर रहे होंगे तो हमें आइडिया होगा कि उस टाइम पे हमारी सेल्स पिछले 3 साल 4 साल से ज्यादा है। और इसका मतलब ये है कि Q1 में शायद हमें प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती होगी, सप्लायर्स को पहले से बोलना पड़ेगा। और ट्रेंड कैसे आता था, किसी को याद है? ट्रेंड वैल्यूज से निकाल के दी हुई है वैसे तो। सीजनल वेरिएशन का क्या फॉर्मूला था? कोई मुझे फॉर्मूला याद दिला सकता है सीजनल वेरिएशन का? क्योंकि अगर मुझे ये एक्स निकालना है तो मुझे ये सीजनल वेरिएशन निकालने आना चाहिए है। सीजनल वेरिएशन का फॉर्मूला किसी को याद है? गुड, गुड तो आप गुड। एक्चुअल सेल्स माइनस द ट्रेंड वैल्यू। गुड। एक्चुअल सेल्स माइनस द ट्रेंड वैल्यू। तो अगर अब मुझे ये एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू, एक्चुअल सेल्स क्या गिवन है मेरे पास, $1.5 million है, रिमेंबर दिस इज $1 million। और जो ट्रेंड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.588, यानी कि $1.588 million। सो वैसे इसकी रिक्वायरमेंट देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीजनल वेरिएशन ना, तो इसका हम फॉर्मूला भी लिखेंगे, सीजनल वेरिएशन इज इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स
minus the trend value. So X is equals to $1.5 million minus the trend value is $1.588 million. So X की वैल्यू बन गई कितनी? $88,000. $88,000. I could have just directly written 1.5 minus 1.588. So it will be $0.88 million. But ये million dollars लिखना ना भूलें क्योंकि million dollars है, million dollars 0.88, सॉरी 88,000 ना बस. सही डन. अच्छा और क्या मिसिंग है इसमें? वाई की वैल्यू कैसे आएगी अभी? ये रेवेन्यू है ना, फोरकास्टेड रेवेन्यू फॉर Q3 ऑफ 2023. हाँ नेगेटिव होगा वैसे. नेगेटिव. हाँ नेगेटिव लिख लो, ना लिखो मसला नहीं है वैसे. 88,000 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं. सही है. नेगेटिव तो हम उसके लिए बस याद रखने के लिए लिखते हैं कि एंड में रेवेन्यू निकालते हुए माइनस करते हैं या प्लस. गुड. सही है. अच्छा वाई की वैल्यू कैसी आएगी? कोई बता सकता है मुझे वाई का क्या आंसर आ रहा है? सेल्स कैसे फोरकास्ट करते थे याद है? हम वो जो एक्स्ट्रापोलेटेड, अगर टॉपिक के हिसाब से याद दिलाऊं, वो एक्स्ट्रापोलेटेड ट्रेंड लाइन बनाते थे. एक्स्ट्रापोलेटेड ट्रेंड लाइन को हम एक्स्ट्रा, याद आ रहा है? वो ट्रेंड लाइन को फिर एक्स्ट्रापोलेटेड वैल्यू निकालते थे, ट्रेंड वैल्यू. और उस ट्रेंड वैल्यू में हम एवरेज सीजनल वेरिएशन एडजस्ट करते थे. एवरेज सीजनल वेरिएशन एडजस्ट करते थे. सो बेसिकली इफ आई वांट, एक आंसर आया है 1.505. गुड. देखते हैं क्योंकि क्या होगा. अगर मुझे रेवेन्यू निकालना है Q3 ऑफ कौन से साल का? Q3 ऑफ 2023 का. तो ये हो जाएगा ट्रेंड वैल्यू प्लस या माइनस, बताओ प्लस या माइनस. एवरेज सीजनल वेरिएशन Q3 का कितना है? -0.25. और ट्रेंड कितना है? 1.755. खुद ही दिया हुआ है इसने तो. और क्योंकि ये माइनस है तो मुझे, क्योंकि ये माइनस है तो मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा. अगर ये प्लस होता तो मैं इसको उसमें प्लस कर देता, लेकिन सिंस इट्स माइनस, सो बेसिकली द ट्रेंड वैल्यू माइनस द एवरेज. वैसे फॉर्मूला में प्लस होता है लेकिन आप क्योंकि माइनस है तो इसमें हम माइनस लिखेंगे. एवरेज सीजनल वेरिएशन. ट्रेंड वैल्यू कितनी गिवन है? 1.755. 1.755 माइनस एवरेज सीजनल वेरिएशन कितना दिया हुआ है? -0.250. 25. सही है. कितना हो जाएगा ये बताओ? अच्छा ये क्यों माइनस हुआ? वैसे इसकी लॉजिक बताऊं क्या? थोड़ा मुश्किल लॉजिक है लेकिन समझ आएगी. वैसे तो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, जो हमने सेल्स फोरकास्ट करने का फॉर्मूला याद किया हुआ था वो ये किया हुआ था कि हमारी जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन के बाद जो एक्स्ट्रापोलेटेड ट्रेंड लाइन से वैल्यू आती है, उस एक्स्ट्रापोलेटेड वैल्यू में ट्रेंड वैल्यू जो आती है हमारे पास उस लाइन से, जो कि गिवन है यहाँ पे,
उसमें हम अपना एवरेज सीजनल वेरिएशन को एडजस्ट करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। फॉर्मूला के थ्रू भी याद रख सकते हैं या लॉजिकली। लॉजिकली बस सुन लो, अगर मेरा आंसर माइनस में आ रहा है, अगर मेरा आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमारा ऑफ सीजन है। और अगर हमारा आंसर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमारा पीक सीजन है या ऑन सीजन है। और थोड़ी सी मुश्किल बात होने लगी, सुनना है बहुत एक्टिवली, कि अगर क्वार्टर वन का हम देखें, जितने भी हम क्वार्टर वन के एवरेज सीजनल वेरिएशंस चेक करें अगर, ज्यादातर तो प्लस 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 नजर आ रहा है ज्यादा। अब अगर हमारे एवरेज सीजनल वेरिएशंस प्लस में है तो इसका मतलब है कि वो हमारा ऑन सीजन होता है, और अगर हमारा एवरेज सीजनल वेरिएशन माइनस में है तो वो ऑफ सीजन होता है। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था ना कि थ्रू आउट हमारा जो क्वार्टर वन है वो सबसे हैवी रहा है। थ्रू आउट जो क्वार्टर वन है उसमें हमारी सेल्स ज्यादा रही हैं, और हमेशा फिर हमारा उसका एवरेज सीजनल वेरिएशन भी पॉजिटिव रहा है ज्यादातर। द पॉइंट इज कि अगर वो हमारा क्वार्टर थ्री का हम ये निकाल रहे हैं और हमारा एवरेज सीजनल वेरिएशन माइनस में है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा एवरेज है ना उससे हमारी सेल्स कम होंगी इन दैट पर्टिकुलर क्वार्टर। माइनस का मतलब ऑफ सीजन होता है, प्लस का मतलब ऑन सीजन होता है। समझ आ रहा है? या तो हम बेसिक रट्टा भी लगा सकते हैं कि अगर माइनस हो तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। ओवरऑल लॉजिक्स हमें पता होनी चाहिए कि सेल्स फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है। ओवरऑल हमें पता होना चाहिए कि सेल्स फोरकास्टिंग बाकी के डिपार्टमेंट्स कैसे यूज करते हैं। समझ आए? देखिए क्वेश्चन पार्ट सी। पार्ट सी, अच्छा केस बाकी का क्या था, ये हमारे पास डेटा आ गया था, ठीक है, सेल्स फोरकास्ट का। और फिर उसके बाद in this case we were also planning to launch a new outdoor play equipment. Rona is considering a new product range of outdoor play equipment. Some market research has already been carried out, which indicates a significant probability of success. Additional machinery will need to be purchased to manufacture the new range. Existing employees will need training on the new machines. फिर WP could finance the new product range with borrowing and existing cash. The return on capital employed for the year is 31st May is 10%. फिर कुछ हमारे पास फाइनेंशियल डेटा गिवन था, extract from the financial statements were also given in this case, और external environmental changes भी आ रहे हैं कुछ। so, अगर हम इसको पार्ट सी को रीड करें तो evaluate the importance of, sorry, evaluate the importance to WP's business planning of using sales forecast based on time series analysis. Evaluate the importance to WP's business planning. Business planning is a very big word. बिजनेस प्लानिंग के अंदर अब कुछ भी आ सकता है। हम ऑपरेशंस प्लानिंग की बात भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात भी कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात भी कर सकते हैं। और अभी यूनिट वन हमने प्रॉपरली भी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन उसमें हम फिर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की भी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कॉर्पोरेट प्लानिंग हमने नहीं पढ़ी हुई। लेकिन स्टिल द बिजनेस प्लानिंग इज अ वेरी बिग वर्ड। Evaluate the importance to WP's business planning of using sales forecasts based on time series analysis. इंट्रो में अब 12 मार्क में क्या स्ट्रक्चर सीखा है हमने, बताओ। इंट्रो, हाउ मेनी मेन पैराग्राफ्स? 2 मेन पैराग्राफ्स एंड अ कंक्लूजन पैराग्राफ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो हमें पता है ना। इंट्रो में क्या डिफाइन करूं, बताओ। व्हाट शुड आई डिफाइन इन माय इंट्रो पैराग्राफ? इंट्रो में क्या डिफाइन करना चाहिए? सेल्स फोरकास्ट डिफाइन कर सकते हैं, टाइम सीरीज डिफाइन कर सकते हैं, गुड। और बिजनेस प्लानिंग डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इंट्रो में आई थिंक हम टाइम सीरीज, सेल्स फोरकास्ट, बिजनेस प्लानिंग, ठीक है, ये डिफाइन करेंगे जिसका हमें 1 to 2 मार्क मिलता है। और अब क्योंकि ये मेरा पूरा क्वेश्चन जो है वो इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस है, इवेल्युएट, इवेल्युएट का मतलब हमें उसको क्रिटिकली जज भी करना है, क्रिटिकली क्वेश्चन भी करना है, उसको हमें थोड़ा सा
क्रिटिकल नजरों से सोचना होता है ज्यादा। यानी कि ये जो सेल्स फोरकास्ट है वो किस हद तक बिजनेस प्लानिंग में हमें हेल्प करेगा। तो अब कोई भी दो एरियाज में सोच लूं, क्योंकि आई हैव टू राइट टू मेन पैराग्राफ, सो आई फर्स्ट हैव टू डिसाइड कि मैं कौन से एरिया पे अपना आंसर प्लान करूंगा। क्योंकि जब आप लोग आंसर लिख रहे होगे एग्जाम में, तो मेक श्योर यू जस्ट नॉट राइटिंग रफ आंसर्स। यू शुड बी वेरी वेल प्लान्ड। यू शुड नो कि पैरा वन में क्या होगा, पैरा टू में क्या होगा और कंक्लूजन में क्या होगा। पहले आप जरा थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आंसर लिखने से पहले, आई रिपीट, थोड़ा सा टाइम लगता है इसके अंदर, 2 मिनट्स एक्स्ट्रा। लेकिन जब आप प्लान करके लिखना स्टार्ट करते हो तो माइंड भी ऑर्गेनाइज होगा, आंसर भी ऑर्गेनाइज होगा। मेक श्योर यू प्लान योर आंसर्स बिफोर यू अटेम्प्ट देम इन योर आंसर, ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है। तो एक हम किसी भी एक डिपार्टमेंट के ऊपर, आई थिंक हम ऑपरेशंस प्लानिंग के ऊपर बात कर लेंगे, फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लान के ऊपर बात कर सकते हैं, एम्प्लॉय से रिलेटेड। और कंक्लूजन में हमें अपना ओपिनियन देना होगा कि क्या ये जो टाइम सीरीज एनालिसिस है वो किस हद तक इम्पोर्टेंट होता है, उसको अब क्रिटिकली हमें जज भी करना है कि किस हद तक इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें ये बात भी याद रखनी है कि यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इट हेल्प्स इन अ लॉट ऑफ एरियाज। बट एक तो ये बात होती है कि इट इज़ जस्ट द फोरकास्ट, और उसके ऊपर हम 100% रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि डिसीजंस हमारे फोरकास्टिंग की बेस पे होते हैं जो कि चेंज हो सकते हैं। सेकेंड, ये जो टाइम सीरीज होता है, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग टेक्निक। टाइम सीरीज एनालिसिस को यूज करके आप सिर्फ 1-2 साल का फोरकास्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर लॉन्ग टर्म सोचना होता है तो उसके लिए फिर हमें क्वालिटेटिव सेल्स फोरकास्टिंग टेक्निक्स जो है वो हेल्प करती हैं। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म फोकस टेक्निक। थर्ड, it do consider the seasonal fluctuations, yes, but there can be a lot of random fluctuations. There can be a lot of cyclical fluctuations. Random fluctuations का मतलब होता है कि अगले आने वाले 1 साल 2 साल में अचानक से कितने चेंजेस आ जाते हैं। कभी जैसे फ्यूल प्राइसेस का मसला होता है, रैंडम और भी नेचुरल डिजास्टर्स के मसले होते हैं दुनिया भर में, कितने और इश्यूज होते हैं बेसिकली। तो ये जो सेल्स फोरकास्टिंग टेक्निक होती है मूविंग एवरेजेस की और टाइम सीरीज एनालिसिस की, वो सीजनल इम्पैक्ट को तो कंसिडर करती है कि सीजन की वजह से, सर्दी गर्मी की वजह से, हॉलीडे सीजन और स्कूल सीजन, मतलब सीजन चेंज होने की वजह से तो ये टेक्निक्स को यस कंसिडर किया जाता है। लेकिन there can be a lot of other reasons which are just too random maybe for any technique to consider. And there are a lot of cyclical reasons, let's say economic recession, economic downfall, pest factors में change आते हैं। यानी there can be a lot of other cyclical issues which can also exist, which makes this technique less reliable। और इसके अलावा आइडियली इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि हमें अपनी ये जो सेल्स फोरकास्टिंग है वो बहुत क्यूमुलेटिव बेस पे होना चाहिए। सिर्फ टाइम सीरीज की बेस पे हमें फाइनल डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। हमें बाकी भी जो सारी सेल्स फोरकास्टिंग टेक्निक्स हैं उसको कलेक्टिवली यूज करना चाहिए इफ वी रियली वांट टू इम्प्रूव आवर प्लानिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट वी टॉक अबाउट। समझ आए? यानी कि हमें इसको पूरा क्रिटिकली अक्लेम करना होता है कि ये जो सेल्स फोरकास्टिंग है ये किस हद तक फिर एक बिजनेस को फायदा दे सकता है।